हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का भाग होते हुए, नागरिक होते हुए आपने इस शब्द को तो अवश्य ही सुना होगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से यूपीएससी परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, एसएससी, क्लर्क एग्जाम्स और क्लासेस के लिए तो है ही, बोर्ड क्लासेस के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, कि इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर सुनना है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, क्या किसी भी नागरिक को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, राजनीतिक पार्टी का एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या महत्व होता है, राजनीतिक प्रणालियाँ, दल प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती है, उसके अंदर कैसी व्यवस्था होती है, और राजनीतिक जो दल हैं उनमें आजकल कौन कौन सी कमियां पैदा हो गई है तथा उन कमियों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ हम भारत के बारे में वर्णन करेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की राजनीतिक प्रणालियां और राजनीतिक दल हैं और इसमें इनके कौन कौन से चुनाव चिन्ह हैं, इनकी स्थापना कब कब हुई। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है, लोगों का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे लोग होकर के एक संगठन की स्थापना करते हैं। और वो लोग कौन कौन से, उसके लिए ज़रूरी है उन लोगों के विचारों में एक मतता या एकता का होना। जिन लोगों के विचार आपस में मिलते होंगे वही लोग मिलकर के संगठन बनाएंगे और उनका उद्देश्य होगा सरकार बनाने का, अर्थात सत्ता प्राप्त करने का, शक्ति प्राप्त करने का, शासन चलाने का। शासन चलाने के उद्देश्य से ये सब लोग इकट्ठे मिलकर के, जिनके विचार एक जैसे होते हैं, एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन को हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या भारत में राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता है या किसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को क्या दलों की आवश्यकता होती है, और ये दल कौन लोग बना सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दल का एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में बहुत अधिक महत्व है एवं आवश्यकता है, क्योंकि जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है उसका राजनीतिक दल से अटूट संबंध है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ही लोकतंत्र को जीवंत बनाती हैं, उसे हमेशा के लिए जीवित रखते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ही विकास कर पाते हैं और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली राजनीतिक दलों से ही चलती है। हम कहें तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती हैं, अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज आर द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी। अर्थात हम राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र शासन प्रणाली की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्यों इनकी आवश्यकता है बनाने की, क्योंकि यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो फिर पूरे देश में से हो सकता है कि एक एक नागरिक चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाए और फिर कोई भी व्यक्ति शासन को उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं चला सकेगा तथा सभी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा, एक एक व्यक्ति को जवाब भी नहीं दे पाएगा। अतः इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिन लोगों की विचारधारा एक सी होती है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ राजनीतिक दल बनाए जाने की आवश्यकता है। ये जो राजनीतिक दल होते हैं यही जो है लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली किस प्रकार, राजनीतिक दल किस प्रकार बनाए जाते हैं। देखिए, पहले हमने राजनीतिक पार्टी का संगठन किया, उसके बाद हम करवाते हैं चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाया जाता है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के भाग 29A के अनुसार हम जब कोई राजनीतिक दल बनाते हैं तो उनको अपनी एक एप्लीकेशन
एक आवेदन पत्र चुनाव आयोग को देना पड़ता है। चुनाव आयोग विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करता है और एप्लीकेशन देते समय उसके ऊपर 10 समर्थकों 10 सपोर्टर के साइन भी होने अति आवश्यक है। और अब तो जनप्रतिनिधित्व नियम 1968 के अनुसार कम से कम 100 सपोर्टर्स को अपने सिग्नेचर सहित अपने आईडी प्रूफ भी जमा करवाने होते हैं। फिर चुनाव आयोग उसके ऊपर विचार करता है और 30 दिन के अंदर उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन करता है, उस पार्टी को नाम देता है तथा उसे एक चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। अब देखिए कि क्या कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल बना सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दल बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) पार्ट में राइट टू एसोसिएट ए ग्रुप, सभी को एक दल बनाने का, समूह बनाने का या संगठन बनाने का हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता है। लेकिन साथ ही यह भी बात क्लियर होनी चाहिए कि राजनीतिक दल बनाना तो आसान कार्य है, हम राजनीतिक दल बना सकते हैं, लेकिन इस राजनीतिक दल को सफल बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक राजनीतिक दल को सफल होने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक दल बनाने की नहीं सोचता है, बल्कि अच्छा यही रहता है कि जिस दल के साथ हमारी विचारधारा मेल खाती है हम उसी का एक सदस्य बन जाएं, एक एक्टिव मेंबर्स बन जाएं या फिर उसी के हम फॉलोअर बन जाएं। इसके आगे हम यह देखेंगे कि जो राजनीतिक दल होते हैं वे एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कौन कौन से कार्य करते हैं। राजनीतिक दल शासन चलाते हैं और जो लोकतंत्र शासन प्रणाली होती है उसमें जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो शासन चलाते हैं और यह शासन जनमत पर आधारित होता है और जनमत का निर्माण करते हैं राजनीतिक दल। अतः देखिए लोकतंत्र शासन प्रणाली में राजनीतिक दल क्या क्या करते हैं। सबसे पहला काम है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल अपने अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी सरकार का निर्माण करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव में उनको विजय हासिल हो जाती है, जब वो बहुमत हासिल कर लेते हैं तो एक सरकार का गठन करते हैं जो 5 साल के लिए सरकार चलाती हैं और देश का शासन भी चलाती है। उसमें वो देश के लोगों के लिए कानून बनाते हैं, अपने दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तथा देश में जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान करते हैं। इसके अलावा उनका अगला कार्य है नीतियों तथा कार्यक्रम अपना तैयार रखना। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अपनी नीतियां होती है, अपना अपना कार्यक्रम होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम अल्पसंख्यक एवं दलित जातियों का उत्थान करना, उदाहरण के लिए, और इसी प्रकार से जो बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को समाप्त करना तथा बाबरी मस्जिद विवाद, अयोध्या एवं बाबरी मस्जिद विवाद को हल करना, ये उसके मुख्य बिंदुओं में से है। अतः प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे को देखते हुए ही मतदाता उसकी तरफ वोट करता है कि किस पार्टी का कार्यक्रम उन्हें उचित लगता है, उसको देखते हुए मतदान करता है। सरकार का तीसरा कार्य है सरकार बनाना तथा चलाना। जब पार्टी जीत करके बहुमत हासिल करती है तो फिर वो एक अपने देश में सरकार का गठन करती है। ऐसे ही वो सेंटर लेवल पर करती है और इसी प्रकार किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो राज्य में भी सरकार बनाती है तथा अपनी नीतियों और कार्यक्रम के अनुसार उस सरकार का संचालन करती है। राजनीतिक पार्टियों का अगला कार्य है कानून बनाना। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि कानून तो संसद बनाती है, लेकिन उस संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य ही बैठते हैं और जो सरकार सत्ता में होती है, जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती है उस पार्टी के सदस्यों का संसद में बहुमत होता है। वे ही नई नई समस्याओं पर कानून बनाते हैं। समय समय पर हमारे देश में इस तरह के कानून बनते रहते हैं। अतः कानून बनाने का कार्य वास्तव में हम देखें तो राजनीतिक दल ही करते हैं। अगला कार्य है विचारों को प्रभावित करना।
लोगों के विचारों को राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं। अपने विचारों के कारण ही वो लोगों के वोट आकर्षित करते हैं तथा वो जनता को जब देश में कोई और समस्या चली हुई हो तो बिजली पानी के मुद्दे पर उनका ध्यान भटका सकते हैं तथा अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि जब 1971 का आम चुनाव था, 5वां आम चुनाव, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा कि देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने लोगों को नारा दिया गरीबी हटाओ का, कि कांग्रेस को जिताओ और गरीबी हटाओ। तो लोग उनके इस विचार से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इंदिरा गांधी एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से विजयी हुई। इस प्रकार से जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों के विचारों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अगला है लोगों के काम करना या फिर काम करवाना। राजनीतिक दल चुनाव के समय जो घोषणा करते हैं उन कार्यों पर सत्ता में आने के बाद अमल करते हैं और एक एक करके उन कार्यों को संपन्न करते हैं। अगर वो स्वयं नहीं करते हैं तो अपने किसी स्रोत से उस कार्य को संपन्न करवाते हैं। ये भी उनका एक कार्य है। और एक कार्य है विपक्षी दल का। विपक्षी दल क्या होता है? जब चुनाव होते हैं तो जो बहुमत प्राप्त दल होता है वह तो सरकार बनाता है, लेकिन दूसरे नंबर पर जिस पार्टी को विजय मिलती है, जो दूसरा नंबर हासिल करता है, उस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता है। और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के लिए विपक्षी दल का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि विपक्षी दल ही बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो कि जनता को सरकार का आईना दिखाते हैं। जैसे कि सरकार की आलोचना करना, सत्ता पक्ष जो गलत नीतियां अपनाता है, गलत कार्य करता है, विपक्षी दल उन सब कार्यों को जनता के सामने रखता है, उन सब समस्याओं को जनता के सामने रखता है तथा जनता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करता है और उन समस्याओं और गलत निर्णयों को कई बार वो रद्द भी करवा सकता है। इस प्रकार से विपक्षी दल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अलावा सरकार को जवाबदेह बनाने में भी विपक्षी दल का बहुत अधिक महत्व है। विपक्षी दल के डर से ही सरकार अपने कार्य को अंजाम देती है। हर कार्य या कदम उठाते समय सरकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि विपक्षी दल इसके बारे में क्या कहेगा। अतः विपक्षी दल का एक प्रकार से उनको एक भय रहता है और साथ साथ ही अगर सत्ता पक्ष किसी भी कारण से अल्पमत में आ जाता है तो साथ ही साथ विपक्षी दल सरकार बनाने का विकल्प भी प्रस्तुत करता है। सत्ता पक्ष के अल्पमत आने में विपक्षी दल ही सरकार बनाता है और वही सरकार का संचालन करता है। भारत जैसे बड़े देश में एक 1989 के बाद बहुत ही विशेष प्रक्रिया आरंभ हो गई है कि जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय दल थे उन दलों को 1989 के बाद और विशेषकर 1996 के बाद बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अतः वे छोटे छोटे अन्य दलों को भी मिला करके एक गठबंधन सरकार का, एक अलायंस सरकार का निर्माण करते हैं। और इस अलायंस सरकार में तो जो विभिन्न राज्य स्तरीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन दलों को एक केंद्रीय सत्ता में भागीदारी करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है और वो भी अपनी साझेदारी उसमें निभाते हैं। और ऐसी गठबंधन सरकार के समय विपक्षी दल का होना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो दलीय व्यवस्था है, जो पार्टी सिस्टम है, वो कितने प्रकार का होता है। दलीय व्यवस्था विशेषकर 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले एक दलीय शासन प्रणाली। एक दलीय शासन प्रणाली इस प्रकार की होती है कि जिसमें एक दल तो महत्वपूर्ण होता है, एक बड़ी पार्टी होती है। और इसका ये अर्थ नहीं है कि उस देश में एक ही पार्टी होती है, बल्कि अन्य छोटे मोटे बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन उन दलों को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं होता है और ना ही वो छोटे मोटे दल कभी भी सरकार का निर्माण करते हैं और ना ही जनमत को इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन जो एक दल होता है हर बार उसी की सरकार बनती है और वही सरकार का संचालन करते हैं। इस तरह के देश में उदाहरण लिया जा सकता है चीन का। चीन में जो साम्यवादी पार्टी है हमेशा उसी पार्टी का शासन चलता है, अन्य छोटी मोटी पार्टियों का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है।
दूसरी प्रकार है द्विदलीय शासन व्यवस्था। द्विदलीय शासन व्यवस्था में दो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती है और अन्य छोटे मोटे दल भी वहां पर मौजूद रहते हैं, और ये दोनों राजनीतिक दल ही सत्ता में अदल बदल कर आते रहते हैं। कभी एक पार्टी आ जाती है 5 साल या 4 साल के लिए, जितना भी उनका निश्चित किया गया है कार्यकाल, या फिर उसके बाद दूसरी पार्टी आ जाती है। जैसे कि इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण दिया जा सकता है अमेरिका तथा ब्रिटेन का। अमेरिका में दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनका नाम है रिपब्लिकन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोनों पार्टियां समय समय पर अपनी सरकार बनाती हैं। इसमें से बहुमत प्राप्त पार्टी सरकार का निर्माण करती है तथा दूसरी पार्टी विपक्ष में बैठती है। यहाँ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रम में कोई विशेष अंतर नहीं है। इनकी तुलना उन शराब की बोतलों से की जा सकती है जो दो शराब की बोतलें हैं और उनमें शराब तो एक जैसी ही है, केवल उन पर लेबल अलग अलग लगाया गया है। अतः अमेरिका में इन दोनों की पार्टियों के कार्यक्रमों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उनके नाम में ही अंतर है। एक पार्टी का नाम रिपब्लिकन है तो दूसरी का डेमोक्रेटिक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ब्रिटेन का दिया जा सकता है। ब्रिटेन में भी दो पार्टी महत्वपूर्ण है, जैसे कि लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। ये दो पार्टी ही वहाँ पर सत्ता का संचालन और विपक्षी दल का संचालन करती है। अन्य पार्टियों को ब्रिटेन में कोई महत्व प्राप्त नहीं है। और एक तीसरा है बहुदलीय शासन प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे दल होते हैं। इसमें छोटे बड़े अनेकों पार्टियां होती हैं, अनेकों दल होते हैं और वो विभिन्न पार्टियां सरकार बनाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत का दिया जा सकता है। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली लागू है। हाँ, ये और बात है कि यहाँ पर आरंभ में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः लोगों का लगाव इस पार्टी से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और इसके अलावा बाद में अन्य गठबंधन सरकारें बनती रही हैं और इस समय सत्ता में मौजूद है बीजेपी पार्टी गठबंधन सहित, अर्थात राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये विभिन्न जो पार्टियां होती है ये विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें भी पार्टियों में कार्यक्रम में ज़्यादा अंतर नहीं होता है और सभी का एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता की प्राप्ति करना। तो इनकी दलीय शासन प्रणाली देखने के बाद आइए देखते हैं कि दल के कितने प्रकार होते हैं। दल के प्रकार दो होते हैं। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों को देता है जिसका स्तर राष्ट्रीय हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाती हो, साथ ही अनेक राज्यों में भी जिसकी सरकारें बनती हो। इसके लिए कुछ शर्तें निश्चित की हैं चुनाव आयोग ने कि राष्ट्रीय दल की मान्यता केवल ऐसे दल को दी जा सकती है जिसने 4 सीटें लोकसभा में जीती हो कम से कम, और लोकसभा में पड़े कुल मतों का। जबकि मैं यहाँ पर एक शब्द और कहना चाहूँगी कि अंतिम चुनाव में पड़े वोटों का। अंतिम चुनाव का अर्थ है कि यहाँ पर जो मैं बात बोल रही हूँ इसके ऊपर आपको एक एक शब्द को ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि जो चुनाव आयोग उनको जो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की मान्यता देता है वो अंतिम चुनाव पर निर्भर करती है। जैसे कि अब 2019 में सेंट्रल लेवल पर चुनाव का आयोजन किया गया था तो वो अंतिम चुनाव माना जाएगा। उस चुनाव में इन पार्टियों ने जो प्रदर्शन किया है, जितने स्थान और वोट्स हासिल किए हैं, उसी के आधार पर उनको राष्ट्रीय दल या फिर उनको क्षेत्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। अगर आगे वो अपने इस मानदंड को नहीं रख पाते हैं और इसे कम सीटें लाते हैं तो उनका ये दर्जा समाप्त किया जा सकता है। अतः हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अंतिम चुनाव में 4 सीटें लोकसभा में जीती हो या फिर लोकसभा में पड़े कुल मतों का, और कुल भी कौन से, वैध मतों का 6% वोट हासिल किए हो तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। या फिर स्टेट इलेक्शन में 4 सीटें जीती हो या फिर 4 राज्यों में उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया हो। इस तरह की पार्टियों को हम एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते हैं। जैसे कि भारत में इस समय इंडियन नेशनल
कांग्रेस, बीजेपी, इसी प्रकार की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दूसरे प्रकार के दल होते हैं क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज। इनको हम राज्य दल भी कह देते हैं। राज्य स्तरीय दल होते हैं। इनके लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम अंतिम चुनाव में 2 सीटें लोकसभा में जीतने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही लोकसभा में पड़े कुल वैध मतों का 6% मत भी हासिल करने जरूरी है, या फिर 3 सीटें या फिर 3% जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके कुल वैध मतों का 3% वोट हासिल करना भी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जरूरी होता है। ऐसे ही दल को हम एक रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय दल का महत्व या संज्ञा देते हैं। इस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत में 8 नेशनल पार्टीज 2019 में हुए सेंट्रल लेवल के इलेक्शन में 8 दलों को राष्ट्रीय दलों की मान्यता प्रदान की गई है तथा इसके साथ साथ वैध क्षेत्रीय दलों की संख्या 52 है। इसके अलावा भारत में ऐसे तो कहें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि कुल यहाँ पर 2599 दल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और इसमें से 255 तो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं। इसके अलावा 324 पार्टियां ऐसी हैं जो ब्लैक मनी रखती हैं और उस ब्लैक मनी से वो दूसरे राजनीतिक दलों की हेल्प भी करती है। अतः भारत एक विशाल देश है, बहुत ही विविधतापूर्ण है और यहाँ पर अनेक विचारधाराओं के लोगों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अतः इतने राजनीतिक दल यहाँ पर महत्व रखते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल बराबर नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे दल तो ऐसे हैं जिनके हम कभी नाम भी नहीं सुनते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि 8 नेशनल पार्टीज वो कौन कौन सी हैं। इनमें से सबसे पहले बीजेपी पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक राजग गठबंधन बनाया हुआ है और इस समय जिसकी सत्ता में सरकार है वो बीजेपी पार्टी है, जिसके चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसकी स्थापना 1980 में LK आडवाणी तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। दूसरा है INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी सर A.O. ह्यूम ने व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर के 1885 में की थी। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष श्री राहुल गांधी है और इसके चुनाव का चिन्ह है हाथ का पंजा। इसी प्रकार से ये जो बीजेपी पार्टी है इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं। अगली नेशनल पार्टी है NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी। यह पार्टी भी 2019 के चुनाव में एक राष्ट्रीय दल बनकर के उभरी है। इसका चुनाव चिन्ह है अलार्म घड़ी। इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में शरद पवार जी है तथा इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी। यह भी एक नया राष्ट्रीय दल बना है 2019 के इलेक्शन में। इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है तथा PA संगमा इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में और इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। अगला राष्ट्रीय दल देखते हैं जिसका नाम है बसपा अर्थात बहुजन समाज पार्टी। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष सुश्री मायावती जी हैं। इसकी स्थापना 1984 में श्री काशीराम जी ने की थी और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। उसके बाद है CPI अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी दल। इस दल का चुनाव चिन्ह है हंसियां तथा गेहूं की बालियां और इसकी स्थापना 1925 में श्री M.N. राय जी ने की थी अर्थात मानवेंद्र नाथ राय जी ने की थी। अगला है CPIM। यह पार्टी CPI से अलग होकर ही बनाई गई थी जो कि 1964 में बनाई गई थी और इसका चुनाव चिन्ह भी इससे मिलता जुलता है जो कि हंसिया है। हंसिया के साथ में एक हथौड़ा भी दिखाया गया है तथा उस हथौड़े के ऊपर एक छोटा सा स्टार भी लगाया गया है।
इसका विभाजन होने से पहले सीपीआई का चुनाव चिन्ह भी हंसियां तथा हथौड़ा था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। और एक 8वां राष्ट्रीय दल है टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस। इसकी अध्यक्षा वर्तमान समय में सुश्री ममता बनर्जी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह फूल पत्ती है तथा इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ये चुनाव चिन्ह सारे के सारे चुनाव आयोग ने प्रदान किए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि चुनाव चिन्ह किस प्रकार से दिए जाते हैं तथा उनका क्या महत्व है। देखिए, चुनाव चिन्ह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिजर्व्ड सिंबल होते हैं जो कि केवल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को ही दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टियों को या राज्य स्तरीय पार्टी जो भी है जिसको रिकॉग्निशन प्राप्त है, केवल उसी पार्टी को रिजर्व्ड सिंबल्स चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं और ये चुनाव चिन्ह किसी अन्य पार्टी को नहीं दिए जा सकते हैं। और दूसरे प्रकार का होता है फ्री सिंबल्स। ये इस प्रकार के चुनाव चिन्ह हैं जो किसी भी पार्टी को दिए जा सकते हैं, किसी भी इलेक्शन में दिए जा सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो जो ये हाथी चुनाव चिन्ह है ये बसपा पार्टी का है, और दूसरी तरफ देखें तो हम असम गण परिषद जो कि असम राज्य का एक क्षेत्रीय दल है, उसको भी ये हाथी का चुनाव चिन्ह ही चुनाव आयोग ने प्रदान किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो फ्री नेशनल सिंबल्स होते हैं, इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, वो किसी भी पार्टी को दिए जा सकते हैं। एक ही राज्य में भी दिए जा सकते हैं, अलग अलग राज्यों में भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजनीतिक दल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। राजनीतिक दल में किस किस प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट तो होता है नेता अर्थात लीडर। नेता लोग वे होते हैं जो बिल्कुल इस राजनीतिक पार्टी के फ्रंट लाइन में होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम बीजेपी का नाम लें तो इसमें अमित शाह, श्री नरेंद्र दास मोदी जी, राजनाथ जी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रंट लाइन में रहते हैं और यही जो है बीजेपी पार्टी के लीडर्स हैं। लीडर्स को समझने के लिए आप एक क्लास का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि एक क्लास है, मान लीजिए एक राजनीतिक दल है और क्लास है, तो वो क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सभी तो उसके नेता नहीं होते हैं। उसमें से एक मॉनिटर होता है। जब टीचर्स को क्लास को कोई एडवाइस देनी होती है, कोई ऑर्डर देना होता है, तो वो पूरी क्लास को न बुला करके फिर उस क्लास के मॉनिटर को ही बुलाता है और उस मॉनिटर को सारी बातें बताते हैं जो कि पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से पार्टी में नेता होते हैं, वो नंबर 1 पद पर होते हैं। दूसरा उसके बाद और होता है दूसरा सक्रिय सदस्य अर्थात एक्टिव मेंबर्स। दूसरे पार्टी के एक्टिव मेंबर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा पार्टी के लिए कार्य करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव प्रचार के समय उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। पार्टी के अंदरूनी कार्य भी एक्टिव मेंबर्स जो है संभालते हैं। और एक तीसरे सदस्य हैं, वो है अनुयायी अर्थात फॉलोवर्स। पार्टी के फॉलोवर्स बहुत अधिक होते हैं, उनकी संख्या अनलिमिटेड होती है। जिस प्रकार से इंडिया में बहुत सारे लोग बीजेपी पार्टी के अनुयायी हैं और बहुत सारे कांग्रेस के या फिर इसी प्रकार से दूसरी पार्टी के अनुयायी हैं। इनका काम केवल पार्टी का समर्थन होता है, वोटों को जुटाना होता है और वो अपनी पार्टी के हक में मतदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उसके भिन्न भिन्न कंपोनेंट होते हैं। और चुनाव चिन्ह का महत्व मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि चुनाव चिन्ह इसलिए प्रदान किया जाता है कि एक तो पार्टी को अपना एक निश्चित सिंबल मिल जाता है, उससे पार्टी की पहचान बनती है। दूसरे बहुत सारे लोग जो है पार्टी में वोटिंग करते समय पार्टी में नहीं देखते हैं कि हम कौन सी पार्टी को हम वोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सिंबल को देखकर ही, जैसे कि कमल के फूल या हाथ या हाथी को देखकर ही मतदान करते हैं। अतः चुनाव चिन्ह का राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अधिक महत्व है। ये सब देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो राजनीतिक दल आजकल हैं, जो इतने सारे काम लोकतंत्र शासन प्रणाली में करते हैं, आजकल उनमें बहुत सारी कमियां पैदा हो गई हैं। वो कौन कौन सी कमियां पैदा हो गई है? इसमें से सबसे बड़ी तो कमी ये है कि एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को चलाने के बावजूद भी उस राजनीतिक दल में एक लोकतंत्रीय आंतरिक लोकतंत्र की कमी पाई जाती है।
पार्टी में कुछ चुनिंदा नेता होते हैं, वो अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हैं, उन्हीं की पार्टी में चलती है, और जो अन्य मेंबर्स होते हैं उनसे किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से जब पार्टी में उच्च पदों के लिए व्यक्तियों का निर्धारण किया जाता है तब उसके अंदर आंतरिक रूप से इलेक्शन होते हैं। लेकिन आजकल एक ये पार्टियों ने रवैया अपनाया हुआ है कि किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता है, जो बड़े नेता लोग कह देते हैं उनको ही जो है नेता मान लिया जाता है। इस प्रकार से पार्टियों में एक आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती जा रही है। दूसरी कमी है वंशवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। वंशवाद का अर्थ है कि पिता के बाद पुत्र या माँ के बाद पुत्री का शासन चलाना। पार्टी में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता होते हैं जिनमें शासन का प्रतिनिधित्व करने का हुनर होता है, एक कौशल होता है, लेकिन वंशवाद की प्रवृत्ति ने ऐसी जड़ें जमाई हुई है कि इस बात को आजकल सबने अनदेखा कर दिया है कि गुणवत्ता की तरफ कोई नहीं देखता। बस एक परिवारवाद की नीति, एक वंशवाद की नीति को बढ़ावा मिल रहा है, चाहे उनमें शासन चलाने का हुनर हो या न हो। वो एक उनकी एक पैतृक संपत्ति सी समझी जाने लगी है। अतः वंशवाद की प्रवृत्ति बढ़ना एक अच्छी बात नहीं है। तभी कई बार तो कह भी दिया जाता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली मूर्खों के लिए तथा मूर्खों की ही सरकार होती है। अगला है इसकी एक विशेष कमी, अमीर एवं अपराधी लोगों को टिकट देने की प्रवृत्ति। आजकल जो अमीर होते हैं उन लोगों को ही टिकट दी जा रही है चुनाव में, ताकि वो सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी को बहुत अधिक धन उपलब्ध करवा सके। अधिकतर टिकटों को आजकल बेचा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को टिकट प्रदान की जाती है जिसके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसको चुनाव में टिकट दिया जा रहा है। इस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है। और एक मैं कहूँगी कि कार्यक्रम में समानता। अधिकतर राजनीतिक दलों के कार्यक्रम एक जैसे होते हैं, उनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती है, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता है। सभी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है, सत्ता की प्राप्ति करना या फिर अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा करना या दलित जातियों की सुरक्षा करना, शिक्षा को बढ़ावा देना। जब देखें जब सभी पार्टियों के कार्यक्रम एक जैसे दिखते हैं। इन कमियों को अब किस प्रकार से दूर किया जा सकता है ताकि लोकतंत्र प्रणाली स्वस्थ बन सके, इसके लिए समय समय पर सुधार करने के कदम उठाए जाते रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारी सरकार ने दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ बनाए हैं, जो कि सबसे पहले 1952 में बनाया गया, 1985 में बनाया गया। 1985 में ये कानून बनने के बाद दल बदल की प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लगा था। हमें समझ लेना चाहिए कि दल बदल क्या होता है। चुनाव जीतने के बाद सदस्य नेता बनने के चक्कर में, मंत्री बनने के लोभ में या फिर एक उच्च पद प्राप्त करने के लोभ में अक्सर पार्टी को बदल लेते हैं, वो सत्ता पक्ष की तरफ चले जाते हैं। इसी को कहते हैं दल बदल। ऐसा तो भारत में बहुत ज़्यादा होता रहा है। हरियाणा में तो ये प्रवृत्ति बड़ी मशहूर है। दल बदल की प्रवृत्ति को आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है कि वो जिधर भी देखा तवा परात और वहीं बिताई सारी रात। या अर्थात जिस पार्टी को समर्थन मिल जाता है, जो पार्टी सत्ता में बहुमत प्राप्त करती है, उसी पार्टी की तरफ लोग चले जाते हैं ताकि उनको मंत्री का पद दिया जाए, उनको मलाईदार पद दिया जाए और जो है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो सके। लेकिन 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनने के बाद इस प्रवृत्ति पर कुछ लगाम लगी है और अन्य और बहुत ज़्यादा सुधार कर दिए गए हैं, जिसके कारण ये दल बदल की प्रवृत्ति रुकती जा रही है। लेकिन भारतीय राजनीति में फिर भी ये आज भी बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने से पहले अपने धन की घोषणा करेगा कि उसके पास कितना धन है, और इसके साथ ही साथ वो अपने आपराधिक मामलों की भी घोषणा करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ कितने और कौन कौन से मुकदमे चले हुए हैं, ताकि अपराधी लोगों को राजनीति में प्रवेश करने से रोका जा सके। और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो धनिक लोगों का बोलबाला हो गया है राजनीति में, तो गरीब तबका इसके तरफ बढ़ने का सोच भी नहीं सकता है।
ताकि एक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में भागीदारी दी जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने धन की घोषणा करनी पड़ेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा दल में जो उच्च पद होते हैं उनमें विशेषकर इलेक्शन करवाने का एडवाइस दिया गया है कि उच्च पदों पर व्यक्तियों को बिठाने से पहले पार्टी में इलेक्शन किए जाने चाहिए और योग्य व्यक्तियों को ही उच्च पद पर बिठाया जाना चाहिए ताकि वो देश को सही प्रतिनिधित्व दे सकें। ये तो चुनाव आयोग और हमारी सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे। इसके अलावा भी और भी बहुत से सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे कि भारत में सबको पता है कि 50% लगभग महिलाओं की जनसंख्या है, लेकिन महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत ही कम है। आज तक किसी भी इलेक्शन में 10% से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अतः एक सुझाव है कि महिलाओं को 1/3 अर्थात 1/3 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए पार्टी के अंदर। इसी प्रकार से इलेक्शन के लिए, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इलेक्शन के लिए सरकार को राजनीतिक पार्टियों को धन उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके साथ साथ ही जो चुनाव आयोग है उसको राजनीतिक दलों को एक वोटर लिस्ट और जनता के सामने भी वोटर लिस्ट रखनी चाहिए कि कितने वोटर हैं हमारे देश में और जो है उनकी क्या क्या जो है पहचान है। ये सब कार्य अगर हम अपनाएंगे तो राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार किसी हद तक रोका जा सकता है और इसकी कमियों को सुधारा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन जब किसी चुनाव पार्टी का होता है तो रजिस्ट्रेशन से देखिए राजनीतिक दल को कौन कौन से फायदे होते हैं। रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग इसलिए देता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रदान करने से पार्टी को एक स्थायी नेतृत्व प्राप्त होता है, राजनीतिक दल की पहचान बनती है और इसके साथ ही उस राजनीतिक पार्टी को दूरदर्शन तथा रेडियो पर अपना एक चुनाव प्रचार करने का अवसर मिल जाता है और इसके साथ साथ चुनाव प्रचारक को एक स्टार के रूप में राजनीतिक दल खड़ा कर सकते हैं ताकि उनकी पार्टी का अधिक से अधिक चुनाव प्रचार हो सके। इसी प्रकार से जब एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही सरकार और चुनाव आयोग उस पार्टी को इलेक्शन फाइट करने के लिए धन भी उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने विस्तार से आपको ये टॉपिक समझा दिया है। आशा करती हूँ कि टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो इसी प्रकार और अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। और अब आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, राजनीतिक दल के इसी विवरण के साथ ही अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।